नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का आप सभी का सेशन जो होता है दोस्तों, वो आप सभी को पता है कि आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है दोस्तों नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ और आप लोग जो है उसका अभ्यास करते हैं। चलें, तो आज का जो आपका दोस्तों पेपर होना था, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेशन को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग जो है दोस्तों सेशन को करते हैं। आपके सोमवार और मंगलवार को प्रीवियस ईयर पेपर का डे होता है दोस्तों, जिसमें इस समय मैं आप लोगों के लिए टीजीटी के पेपर को करा रहा हूँ। इसके बाद से जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आप लोगों को पीजीटी का पेपर भी कराऊंगा। तो इस समय टीजीटी का सेशन चल रहा है दोस्तों, और जब ये सेशन शुरू हुआ था तो आप लोगों के लिए मैंने 2010 का पेपर सबसे पहले करा दिया था। भूल बस हमको क्रम से कराना चाहिए था, लेकिन जो है आप लोगों का पेपर सबसे पहले मैंने 2010 का करा दिया। अब 2010 के बाद से जो है दोस्तों 2005 के बाद से 2005 से लेके और जो है दोस्तों आपके 2009 तक कोई परीक्षा नहीं हुई है। उसके बाद आपका 2010 में एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग 2010 का पेपर जो है दोस्तों देख चुके हैं। आपको 2011 का पेपर देखना था, लेकिन जो दोस्तों 2011 का पेपर आज गलती से जो है वो स्किप हो गया है। तो मैं आप लोगों को 2011 का पेपर जो है वो अगले यानी कल के सेशन में करा दूंगा। आज हम लोग जो है दोस्तों 2013 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए तेजी से। चलें, और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को सभी लोग शेयर कर दें दोस्त, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचा दीजिए आप लोग। साथ ही बात करें दोस्तों इस सेशन के मेंबरशिप की, तो 250 रुपये का शुल्क उसके लिए निर्धारित किया गया है। 250 रुपये का पेमेंट करके आप लोग दोस्तों सेशन का मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपको नियमित रूप से जो भी प्रश्न आपको सेशन में कराए जाते हैं उसका पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, और उससे जो है आप सभी लोग अपना रिविजन समय समय पे कर सकते हैं। चलिए, तो यदि आपको जो दोस्तों मेंबरशिप लेना हो तो आप जो है गूगल पे, फ़ोन पे या भीम के माध्यम से ये तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी एक का चुनाव करके 7007701847 इस नंबर पे आप जो है 250 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। चलें, तो उसके बाद से आपको 24 घंटे के अंदर हमारी टीम द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद से बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों का आप सभी को पता है कि राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। तो जो लोग अभी भी दोस्तों छूटे हुए हैं और आपको यदि राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक विचारकों को पढ़ना है तो अब आप लोग बिल्कुल विलंब ना करें दोस्तों, क्योंकि अब आपको मौका नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। इस समय हम लोग जो है वो राज्य को पढ़ रहे हैं। तो अब तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अब जो टॉपिक हैं वो हमारे टॉपिक जो होंगे वो जल्दी जल्दी जो है वो क्लियर होते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जो है टारगेट रहेगा मेरा कि मैं आप लोगों को जो है सितंबर तक, जो सितंबर के मिड तक यानी 15 सितंबर तक आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म कर दूं। तो इस टारगेट को लेके मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूं। यदि इस सेशन के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 7007701847 इस नंबर पर आप सभी लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो सारी उपलब्ध करा दी जाएगी इस सेशन के बारे में। के बाद से बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो आपके 14 तारीख तक स्थगित किया गया है। आप सभी लोगों को ध्यान बता दूं दोस्तों, 14 तारीख तक आप लोगों को ज्योग्राफी का सेशन जो है स्थगित किया गया है। 14 तारीख से आप लोगों को ज्योग्राफी का सेशन जो होगा वो बदले स्वरूप में देखने को मिलेगा, और जो बदला स्वरूप होगा दोस्तों उसके लिए टाइमिंग में भी परिवर्तन किया जाएगा, उसके समय को निर्धारित किया जाएगा। आप लोगों को पहले से सूचित कर दूंगा मैं कि आपके 14 तारीख का जो 14 तारीख से जो आपके ज्योग्राफी का सेशन शुरू होगा वो कब से होगा। और अब जो आप लोगों के ज्योग्राफी का सेशन होगा दोस्तों वो जोरदार होगा, मज़ेदार होगा। तो आप लोग ज्योग्राफी के लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको पूरा जो है सारी चीज़ों को मैं क्लियर कराऊंगा, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ज्योग्राफी के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग जो है, आवाज़ स्लो है, रमाशंकर जी कह रहे हैं आवाज़ स्लो है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यदि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलें, बाकी लोग भी एक बार कमेंट करके बता दें दोस्तों, आप लोगों को भी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा सा बाकी लोग भी कमेंट करके बता दें। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा पास से बोलूँ जिसकी वजह से आपको जो है क्लियर सुनाई दे। चलें, तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया है दोस्तों। सन 2013 में जो आपका टीजीटी का पेपर हुआ था
इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी आप लोगों को क्लियर मिल रही है आवाज, एक बार बता दीजिए अब। चलें, कोई बात नहीं है, माइक को हाथ में यूज कर लूंगा। हो सकता है बरसात का मौसम है दोस्तों, और कई बार जो है वो सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से आवाज कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए चलिए क्या कहूँ, इतिहास के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ इतिहास के लिए, लेकिन जब तक इतिहास का सेशन शुरू नहीं हो जाएगा तब तक जो है उम्मीद करते हैं एक बार रक्षाबंधन के बाद मैं प्रयास करता हूं दोस्तों कि रक्षाबंधन के बाद जब आपका शुरू हो, रक्षाबंधन में 2 दिन की आप लोगों के लिए छुट्टी की जाएगी दोस्तों। 2 दिन आप लोग मुझे छोड़ेंगे स्वतंत्र रूप से, मैं भी जो है अपने घर जाऊंगा और थोड़ा सा छुट्टी को एंजॉय करूंगा। चलें, चलिए, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उत्तर आना सभी लोगों का जो है यहाँ पे तेजी से शुरू हो गया है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कौन सी अनुसूची जो है वो स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, चलिए, अंजना जी पूछ रही हैं सर कहाँ से हो, तो मेरा जो पैतृक निवास है वो आप लोगों के गोरखपुर के पास पड़ता है दोस्तों, देवरिया जनपद। चलें, तो आप लोग दोस्तों इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर बी विकल्प के लिए चौथी अनुसूची के लिए आ रहा है दोस्तों। इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। आपका उत्तर जो होगा वो बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, सभी लोगों से आप लोगों से निवेदन है। चलिए, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। आपको दिया है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, गोखले और नौरोजी, नेहरू और बोस, जयप्रकाश लोहिया, जयप्रकाश और लोहिया, जयप्रकाश नारायण, और आपको लोहिया जी को दिया हुआ है। आप लोग इसमें सुमेलित करके बता दीजिए कौन सा जो होगा इसमें बेमेल है एक दूसरे से। चलें, चलें, तेजी से आप सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में भी आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। अनमेल आप लोगों को बताना है। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ए विकल्प की, कुछ एक लोगों का उत्तर आ रहा है। चलें, तो इसमें आप लोग जो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, इन 2 लोगों को जो है आप लोग चुनेंगे दोस्तों। बाकी आपके बात करेंगे दोस्तों आपके तिलक और बिपिन चंद्र पाल की यदि हम लोग बात करते हैं, तो तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ये आपके उग्र विचारों से संबंधित हैं। यदि आप नेहरू और बोस की बात करेंगे दोस्तों, तो दोनों जो है वो आपके समाजवाद के समर्थक माने जाते हैं। तरीका भले दोनों लोगों का अलग अलग है। चलें, उसके बाद से जयप्रकाश लोहिया की बात करेंगे, माफ करेंगे, नेहरू और बोस समाजवाद के नहीं, लोकतंत्र के दोनों लोग समर्थक हैं। और जयप्रकाश लोहिया और जयप्रकाश नारायण और लोहिया की बात करेंगे तो ये लोग समाजवाद के दोनों लोग समर्थक हैं। बी विकल्प जो है इसमें आयोग के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। आप लोग दोस्तों बी विकल्प के साथ जाएंगे। जो लोग बी विकल्प का चुनाव करेंगे, थोड़ा सा इस प्रश्न पे मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण देने में इस समय असमर्थ हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अगले सेशन में जरूर क्लियर करूंगा कि आयोग ने जो है वो किस संदर्भ में गोखले और नौरोजी को जो है उत्तर सही माना है। तो मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न को आज आप लोग इस प्रश्न को छोड़ ही दीजिए, मैं इसको क्लियर करा दूंगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। चलें, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। आप लोगों को उत्तर करना है। इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, चारों को पढ़िए और तेजी से उत्तर करिए। कई बार ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं दोस्तों जो जरूरी नहीं है कि मैं भी 100% सब कुछ मुझे एट दैट टाइम याद आ जाए। इस समय मुझे उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। लेकिन कल वायदा कर रहा हूँ कि कल आप लोगों को
सेशन का पहला प्रश्न वो रहेगा और आप लोगों को क्लियर करूंगा कि आयोग ने क्यों उसमें बी विकल्प को स्वीकार किया है। चले अब इस प्रश्न पे आ जाइए। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। आप लोग एक बार तेजी से, चलिए हो सकता है अलग अलग किताबों में दिया हो अलग अलग चीजें, मैं आपको ऑथेंटिक चीज बताऊंगा जो भी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप लोग जो है, चलिए ठीक है, मैं कह तो रहा हूं मैं श्योर नहीं हूं दोस्त, मैं श्योर नहीं हूं तो मैं इसीलिए मैंने उस प्रश्न को छोड़ भी दिया है। आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, यदि किसी प्रश्न को छोड़ दूंगा तो उसको आप लोगों को क्लियर भी कराऊंगा। चलें, तो आप लोग तेजी से कमेंट करके बता दीजिए कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को जो होगा वो सूचित करना पड़ेगा, या राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। आप लोग तेजी से अनुच्छेद कमेंट करके पहले बताइए, अनुच्छेद बता दीजिए। बाकी आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, अपने दल के नीतियों के बारे में सूचित नहीं करना होता है। चलें, चलिए कोई बात नहीं, नेहरू एंड बोस हो जाएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलें, जी बिल्कुल। चलें, अनुच्छेद आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। 167, 167 में जो है वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को जो है वो किससे संबंधित सूचनाएं प्रदान करेगा, अपने मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों से सूचित करेगा, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देगा, जो है विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करेगा, लेकिन राजनीतिक जो है अपने राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक नीतियों के बारे में जो है वो स्पष्ट नहीं करेगा। इसका उल्लेख 167 में नहीं किया गया है, तो आप लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा जी, मनोज जी कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा आपको, चिंता ना करिए। चलिए, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों को मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। राष्ट्रपति के सूचना का अधिकार सभी लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। 52, 61, 78 और आपको 75 दिया है। तेजी से उत्तर करें, अब समय आपका शुरू कर रहा हूं। 30 सेकंड से ज्यादा समय आप लोगों को दूंगा नहीं, तेजी से लेके चलूंगा अब। चलें, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, तो आप सभी लोगों को दोस्तों, आप सभी को पता है कि 78 के अनुसार जो है वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो प्रशासन से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसकी सूचना जो होगा वो आप लोगों को, राष्ट्रपति को ये जो होगा ये सूचित करेंगे प्रधानमंत्री महोदय। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 78 में जो है वो प्रधानमंत्री का दायित्व है राष्ट्रपति को सूचित करने का। अब 167 में जो है वो राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का दायित्व है राज्यपाल को सूचित करने का। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ही वर्ष में जो है दोनों के कर्तव्यों को पूछ लिया गया है आप लोगों से। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है। तेजी से उत्तर करना है दोस्तों आप सभी लोगों को। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग रुचि जो है वो नहीं लेते हैं, लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। चलें, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, विमलेश जी ने लिखा है आर्टिकल 32। चलें, सब लोग 32 लिख रहे हैं। तो अब एक बार आप लोग मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का संबंध संविधान के किसी और अनुच्छेद के साथ भी है या सिर्फ अनुच्छेद 32 के साथ है। चलिए आप लोगों के अनुच्छेद 32 को मैं स्वीकार कर लेता हूं, इसके साथ कोई और भी अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, तेजी से उत्तर करिए। सिर्फ अनुच्छेद 32 है, इसके साथ कोई और अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, तेजी से उत्तर करना है आप लोगों को।
चलें, बिल्कुल। सामान्यतः आपसे जो है दोस्तों, चूंकि परीक्षाओं में सिर्फ अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ अनुच्छेद जो है वो 32 की बात करते हैं। लेकिन संवैधानिक उपचार के अधिकार में आपका अनुच्छेद 226 भी आता है, और आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी यदि अनुच्छेद बदल दे तो आप लोग आश्चर्यचकित ना होइएगा। अंबेडकर जी के संदर्भ में पूछा जाता है तो अंबेडकर जी ने जो है 32 की बात की है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, और जो है दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका हाई कोर्ट जो है आपको संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो ये दोनों अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी कभार हो सकता है कि कोई बदल के पूछ ले, किसी के मन में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब आप लोगों को बताना है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। आपको गिरी प्रवचन दिया है, हिंद स्वराज दिया है, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तेजी से उत्तर करेंगे। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक आप लोगों को बताना है दोस्तों जी। यदि आपसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ना पूछा जाए, प्रश्न में आपको डॉक्टर अंबेडकर ना दिया हो, तब जो है प्रस्तावना को आप जो है संविधान की आत्मा को के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन आपको यदि जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दिया हो, तब अनुच्छेद 32 का चुनाव करेंगे। सामान्यतः आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही पूछा जाता है। चलें, तो जितने लोग इसमें सत्य के साथ मेरा प्रयोग की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है दोस्तों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला दिया है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें जी, बिल्कुल। यदि अंबेडकर ना दिया हो तब आप जो है प्रस्तावना को चुनेंगे, यदि अंबेडकर दिया हो तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को चुनेंगे। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आ जाइए, अब 8 नंबर प्रश्न पे आइए। आप लोग सभी लोग तेजी से आइएगा। चलें, संप्रभुता जो है विशिष्टता है राज्य की। राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं, आप सभी को पता है दोस्तों, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है दोस्तों, वो आपकी संप्रभुता है, क्योंकि बिना संप्रभुता के किसी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बी विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, और लॉक ने सरकार और राज्य में भेद किया है। लॉक ने सरकार और राज्य में भेद नहीं किया है। उत्पन्न आप लोग अपना उत्तर तेजी से भेजने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सही पूछा गया है आपको, सही स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी का समय समाप्त हो चुका है। लाख महोदय जो है आपके राज्य और सरकार दोनों में भेद करते हैं दोस्तों। तो आपका सी विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों में अंतर स्पष्ट करने का कार्य जो है वो आपके जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ ही जाएंगे, बाकी कोई विकल्प जो है वो इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? विकल्प में आपको जो है दोस्तों 54 दिया है, 55 है, 56 और 57। यदि इसके बाद भी यदि कोई विकल्प बन सकता है वर्तमान व्यवस्था के आधार पे, तो आप उसका चुनाव करिएगा, इन सिर्फ विकल्प के आधार पे नहीं। यदि इसमें से कोई आपका बन जाता है तो आप इसमें से बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई समझ में आ रहा है तो आप उसकी बात करेंगे। चलेंगे, वर्तमान में आप लोगों को लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति पूछा गया है। दोस्तों एक बार सभी से निवेदन है कि वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर में बिल्कुल आप लोग कंजूसी ना करें, आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं कटेगा किसी के भी। साथ में दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से आपको जो है हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। चलेंगे, वर्तमान, चलिए आप सभी लोग जो है दोस्तों इस प्रश्न में कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आप लोग वर्तमान में लोकसभा की संख्या बता दीजिए। वर्तमान में आपके लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तेजी से कमेंट करके बताएं।
चलें, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या। चलिए, प्रीति जी यदि कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जी चलिए, बहुत ही बढ़िया। दो आपके आंग्ल भारतीय जो है सांसदों का जो मनोनयन होता था उसको अब नहीं किया जा रहा है, तो वर्तमान में जो संख्या है वो आपके 543 है। 543 संख्या हो गई है, पहले 545 थी। और जब 545 को यदि आप जो है दोस्तों 10 से भाग देंगे तो आपकी जो संख्या आएगी वो आपकी आ जाएगी 54.3। 54.3। और जब ये दोस्तों दशमलव के बाद जो है वो 5 से कम रहेगा तो आपको 54 का चुनाव करना पड़ेगा। यदि जो है दशमलव के बाद से संख्या जो है वो 5 आती है या 5 से अधिक आती है तब आपको 55 का चुनाव करना होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दशमलव का बहुत खेल है। तो आपके इसमें 0.3 है तो आप जो है इसमें 54 का चुनाव कर सकते हैं। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। चलें, क्या मैं समझ नहीं पाया प्रमोद जी, क्या आप बात कर रहे हैं? चलिए, तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? चलें, यदि 0.5 से कम रहता है तो उसको गिना नहीं जाता है। 0.5 तक 0.5 या उससे ऊपर रहेगा तो एक व्यक्ति को माना जाएगा। चलिए, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों के लिए। राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या इसमें से किस किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? तेजी से उत्तर करिएगा आप सभी लोग दोस्तों। चलें, तो जो लोग विकासवादी सिद्धांत की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह परंपराओं और प्रथाओं से जो है वो विकसित हुआ है या कोई काल्पनिक विचारधारा नहीं है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति की सबसे स्पष्ट और सही व्याख्या जो है वो आपके विकासवादी सिद्धांत के तहत ही मानी जाती है। अन्य सभी सिद्धांत जो है वो आपके काल्पनिक सिद्धांत हैं। चाहे आप दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करेंगे, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करेंगे, तो आप लोग ये सभी आपके काल्पनिक सिद्धांत हैं। चलिए, चलिए वो 5 जो हमारे डिस्प्यूटेड स्टेट हैं, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके लिए सुरक्षित रखा गया है। जिस दिन हमारा उस पर अधिकार हो जाएगा हम उन 5 को भी ले आएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उदारवाद का मूल तत्व है, आप लोगों को बताना है। वैयक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता और समानता। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। उदारवाद का जनक कौन है आप लोग साथ में बताएंगे। वीडियो को सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर कर दें। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से सातों दिन आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन रात के 9 बजे लाइव स्टडी इलाहाबाद पे मैं आप लोगों के लिए लेके उपस्थित होता हूं दोस्तों। चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोगों का उत्तर जो है इसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर सही है। चलें, पांडे जी दिख नहीं रहा है। चलिए, चलें, तो उदारवाद का जनक जो है आपके लॉक को माना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद। सरपंच के निर्वाचन के बाद से जो है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन के बाद से प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रमोद जी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ आवाज आप लोगों को कम आ रही थी इसलिए माइक को पकड़ना पड़ गया है। पास से बोल रहा हूं। चलें, सभी लोग 13 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने वर्ष बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? चलें,
क्या पिछले वाले प्रश्न में क्या था? पिछला वाला प्रश्न आप लोगों का उदारवादी जो है दोस्तों, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे अधिक बल देते हैं, राज्य की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ज्यादा करते हैं। चलें, अब इस प्रश्न में आप लोग जो है मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है वो आ रहा है 2 वर्ष के लिए। अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों 1 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद से आपको जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं, सी विकल्प आपका सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तेजी से उत्तर करें सभी लोग। अब ये सब आप लोगों के लिए बच्चों वाले प्रश्न हो जाने चाहिए। चलें तेजी से उत्तर करें सभी लोग दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक करें आप लोग। चलिए, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत के द्वारा। चलिए, इसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो संविधान की मूल भावना है या उसका जो मूल ढांचा है वो किसी भी तरीके से जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसमें कोई परिवर्तन यदि होता है तो हम उसको असंवैधानिक घोषित कर देंगे। आप इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और क्या व्यवस्थित वर्गीकरण दिया था? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, चलिए कृष्णा जी कह रहे हैं सर जी 2 वर्ष है। ठीक है, आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस होगा किसी अथेंटिक किताब में, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूँगा, मैं स्वयं भी रीचेक कर लूँगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि किसी प्रश्न को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो संभव है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन सामान्यतः ऐसा होगा नहीं। तो आप लोगों के पास यदि कोई एविडेंस है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे। चलें, आपसे पूछा गया है कि व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो आप सभी लोग दोस्तों इस प्रश्न में बात करेंगे अरस्तु महोदय की। अरस्तु ने जो है वो सबसे पहले संविधान का जो है वो व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। चलें, चलिए कोई बात नहीं, 2 ईयर है तो आप लोग 2 वर्ष के लिए ही जो है वो चुन लीजिएगा। चलें, जी नहीं, तो अरस्तु महोदय ने जो है दोस्तों सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो है 3 चीज़ों की बात की गई थी आपके साथ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। संविधान में इन तीनों के आधार पे ही जो है दोस्तों संविधान का जो मूल आपका जो संविधान की जो रीढ़ है वो आपकी व्यवस्थापिका है, यानी जो आपके लिए जो है दोस्तों नियमों का निर्माण करेगी। कार्यपालिका है दोस्तों जो उन नीतियों को लागू कराने का कार्य करेगी, और न्यायपालिका जो है वो आपके जो है वो न्याय करने का प्रयास करेगी। इन तीनों चीज़ों का उल्लेख जो है वो सबसे पहले अरस्तु महोदय ने किया था। इसी वजह से संविधान के आपके जो है दोस्तों वर्गीकरण की बात इनके साथ की जाती है। व्यवस्थित वर्गीकरण जो है वो इन 3 आधार पे किया था। बाकी जब आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने जो है वो संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था, तब आप लोग जो है बात करेंगे 158 देशों के संविधान की। वर्गीकरण में 158 देशों के संविधान की बात नहीं करेंगे, आपसे तुलनात्मक संविधान की बात की जाएगी, तब जो है वो 158 देशों के संविधान के लिए आप लोग बात करेंगे दोस्तों। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के लिए आप लोगों को बताना है दोस्तों, ऑस्टिन, ऑक, एक्विनास और मेटलैंड, चारों में से किसी एक के लिए आप लोग
उत्तर करने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल। आज 199 नंबर की क्लास है आप लोगों के लिए। 100, कल हम लोग 200 क्लास कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और उसके बाद भी आप लोग लाइव सेशन में जो है वो 200 भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आपके जो है दोस्तों एकलवादी सिद्धांत की जब बात की जाती है तो आपके ऑस्टिन महोदय का नाम आता है। 10 बार बता चुका हूं, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों प्रभुसत्ता के, अच्छा चलिए वही प्रश्न रिपीट हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? कोई ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में जिसको मैंने आप लोगों को कम से कम 2-3 बार ना कराया हो। कुछ एक प्रश्न आपको रेयर प्रश्न मिल सकते हैं, 2-4% प्रश्नों को यदि आप छोड़ देंगे तो मैक्सिमम प्रश्नों को मैंने आप लोगों को बार बार करवाया हुआ है। चलें, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलें जो लोग इसमें विधान परिषदों से के निर्वाचित सदस्य की बात कर रहे हैं, तो आपके किसी भी विधान परिषद का कोई भी सदस्य जो होता है वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होता है। आपके राज्यसभा का, लोकसभा का सदस्य जो है दोस्तों और विधानसभाओं के, इन सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। साथ में आपके दिल्ली, पांडिचेरी और अब जम्मू कश्मीर, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके सदस्य भी जो है वो आपके यूनियन टेरिटरी से जो है वो 3 जगहों के सदस्य आएंगे। दिल्ली, पहले दिल्ली और पांडिचेरी आते थे, अब जम्मू कश्मीर का भी एक सदस्य जो होगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो आप लोग इसमें जो है डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे। आपको दिया है प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? प्रान्यास संविधान के लिए उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए प्रान्यास सिद्धांत के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग। चलें, तो आप सभी लोग इसमें जो है वो बात कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी की। अरे अभी आदत पड़ी है अभी जम्मू कश्मीर साथ साथ बोलने की, तो आप लोग उतना जो है वो समझ सकते हैं। अभी बस आदत पड़ गई है, वो इतनी जल्दी छूटेगी नहीं। तो आप लोग जम्मू ही समझिए। चलें, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रान्यास सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। प्रान्यास सिद्धांत आपसे पूछे, धन के विभाजन का सिद्धांत आपसे पूछे दोस्तों, तो आप लोग जो है वो न्यासिता का सिद्धांत आपसे पूछे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपसे पूछे, तो आप जो है वो महात्मा गांधी का चुनाव करिएगा। इसमें आप सभी को मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि महात्मा गांधी का मानना था कि जो है दोस्तों धन का जो है वो विभाजन होना चाहिए अहिंसात्मक तरीके से। 2 तरीके से विभाजन की बात इन्होंने की थी। एक कहा था इन्होंने कि आप जितना धन कमाएंगे उसका एक हिस्सा जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, जो आपके जीवन यापन में जो हिस्सा प्रयोग होता है, और उससे जो कुछ भी बचता है वो आप जो है दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं के लिए उसको जो है वो खर्च करेंगे। उसी को जो है आपका प्रान्यास सिद्धांत जो इसको कहा जाता है, या धन के विभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए कृष्णा जी, आप संपर्क कर लीजिएगा 7007701847 इस नंबर पे। आपको जरूर आपकी इच्छा का जो है वो मैं सम्मान करते हुए आपके इस बहुमूल्य है मेरे लिए, क्योंकि मैं जौनपुर जाने का मेरे जीवन में मात्र एक मौका आया था, दोबारा कभी जौनपुर जा नहीं पाया, तो आपके गिफ्ट को स्वीकार करूंगा मैं।
चलें, अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, आप लोग अगले प्रश्न पे आ जाइए। आपको दिया है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है 1994 में कार्यशील नहीं है। 1994 से माफ करेंगे, 1994 से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग जो है वो कार्यशील नहीं है। सामाजिक व आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा, न्यास परिषद। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलिए ठीक है, आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। सभी लोगों का उत्तर इसमें आ रहा है न्यास परिषद के लिए। तो अब न्यास परिषद का कोई कार्य नहीं रह गया है दोस्तों, क्योंकि अब जो है न्यास परिषद का प्रयोग किया जाता था उन देशों के लिए जो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करने में स्वयं सक्षम नहीं थे। तो दोस्तों अब जो है दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करने में सक्षम ना हो। तो आपके 1994 में अंतिम बार जो है वो किस देश के की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बाद जो आपका परिषद है ये निष्क्रिय हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अंतिम बार न्यास परिषद ने किस देश के साथ काम किया था, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, जी बिल्कुल, पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ ही दोस्तों न्यास परिषद का कार्य आपके संपन्न हो गया था। ज्योति जी का उत्तर बिल्कुल सही आया है, बधाई हो आपको। चलें, जो लोग प्रश्नों का तेजी से उत्तर देते हैं दोस्तों मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। चलिए, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? कल ही के सेशन में आप लोगों को कराया है मैंने। तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, वीडियो को सभी लोग लाइक करें। एग्जाम के लिए आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में तैयार रहिए। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग तैयार रहिए एग्जाम के लिए। चलिए, तो आप सभी को मैंने कल बताया था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है वो भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा गया था। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प का चुनाव करेंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका जो है रहस्योद्घाटन है? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तेजी से उत्तर करें सभी लोग। प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ज्यादा समय लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार एग्जाम शुरू हो जाएगा तो आप लोगों का 10 दिन, एक हफ्ते के आगे पीछे आपके टीजीटी पीजीटी सारे एग्जाम हो जाएंगे। चलें, आप अपनी जो है आप लोग अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए। आप सितंबर तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। अक्टूबर में आपको 1 दिन मिलेगा, 10 दिन मिलेगा या कितना मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अक्टूबर में अपने सिलेबस को, यदि आपको 4 दिन का भी समय मिले तो आप अपने सिलेबस को ऐसे तैयार करिए, उसका नोट्स ऐसे बनाइए कि आप 4 दिन में, यदि आपको 4 ही दिन का समय मिलता है, यदि 5 अक्टूबर को एग्जाम है तो आप 4 दिन में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लें। चलें, तेजी से उत्तर करना है दोस्तों आप सभी लोगों को। चलिए, तो जो लोग इसमें अरविंद की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्र जो है दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, यह आपके श्री अरविंद का कथन है। बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है? कार्ल मार्क्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से उत्तर कर सकते हैं। सेशन आपने यदि मेरा देखा है तब भी आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं। कम से कम 10 बार मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया होगा। व्यक्ति, जनता, वर्ग और दल। तेजी से उत्तर करेंगे। कार्ल मार्क्स राज्य को किस रूप में परिभाषित करते हैं? सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। राज्य की परिभाषा जो कार्ल मार्क्स ने दी है वो क्या है? चलें, चलिए, तो आप सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, आप करेंगे, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? लेनिन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और हीगल। किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिए। चलेंगे। कार्ल मार्क्स ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है दोस्तों कि राज्य जो है एक वर्गीय संस्था है। जब आलोचना करेंगे तब कहेंगे दोस्तों कि ये शोषण का अधिकार है, लेकिन जो इनकी परिभाषा है राज्य से संबंधित, उसमें इन्होंने कहा था राज्य एक वर्गीय संस्था है। आगे यदि उसमें आपसे जोड़ देता है तो कोई उसमें समस्या नहीं है। चलें, तो इस प्रश्न में यदि आप लोग रॉबर्ट ओवन का चुनाव कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पत्रिका में जो है समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था? एक बार तेजी से कमेंट करके बता दीजिए। उस पत्रिका का नाम बता दीजिए जिसमें रॉबर्ट ओवन के द्वारा जो है वो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। जी बिल्कुल, राज्य शोषण का यंत्र है, लेकिन मैं राज्य को परिभाषित करते हुए राज्य की जो परिभाषा दी है सबसे पहले आपके कार्ल मार्क्स महोदय ने, सारी परिभाषाएं आपकी सही हो जाएंगी। चलिए, ओ नाइट कोऑपरेटिव, वीरेंद्र कुमार जी का उत्तर सबसे पहले आया है। बिल्कुल, ओ नाइट कोऑपरेटिव जो है एक पत्रिका है जिसमें सबसे पहले जो है आपके रॉबर्ट ओवन महोदय ने 1827 में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है दोस्तों कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? 4 विकल्प आपके पास हैं, किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नियमित रूप से जो है टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। नियमित रूप से रात के 9 बजे आपके लिए एक सेशन लेके उपस्थित होता हूं जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके हम लोग चलते हैं। सेशन को इस समय मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। हफ्ते की शुरुआत में 2 दिन हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, बाकी 4 दिन हम लोग जो है टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए। चलें, पत्रिका की शुरुआत जो हुई थी वो आपके 1827 में ही हुई थी। चलें, तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों। सभी लोगों ने इस प्रश्न में, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कार्य जो है दोस्तों आपकी राजनीतिक पार्टियां, विधान पालिका और संविधान, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जो है दोस्तों, दूसरा जो है वो विधान पालिका कुछ नियम बना के जो है वो आपके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकती है। राजनीतिक दल जो है अपने आदर्शों के आधार पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो देते हैं। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। जी, 1954 में शब्द का प्रयोग किया है। मुझे बोलना था कि जो है ओ नाइट जो उनकी पत्रिका थी वो आपके जो है दोस्तों 1827 में शुरू हुई थी, 1954 में ही किया है। 1854, माफ करेंगे, बिल्कुल आप लोग सही हैं, कहीं गलत नहीं है आप लोग। अगला दिया है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, किस कारण से भारत को गणराज्य स्वीकार किया जाता है? उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, ज्योति जी नमस्कार। बाकी जो दोस्त वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने कसम खा रखी है क्या कि लाइक नहीं करना है? चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। भारत में राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। चलिए, राष्ट्राध्यक्ष का जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, आप सभी को पता है, इसलिए हम लोग गणराज्य कहते हैं भारत को।
ब्रिटेन जो है अपने आप को गणराज्य नहीं कह सकता है, क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गणराज्य कहने के लिए आपको आपका राष्ट्राध्यक्ष जो होना चाहिए वो निर्वाचित होना चाहिए, उसका निर्वाचन होना चाहिए, आवश्यक है। डी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110, 111, 12 और 13। 10 सेकंड में उत्तर करिएगा, उससे ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको। चले, मात्र 10 सेकंड का समय आप लोगों को मिलेगा, तेजी से उत्तर करिए। लोग दोस्तों 110 की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। धन विधेयक को जो है अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? तिलक ने जो है इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेदाज। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न में किसी एक विकल्प का चुनाव करके, और जिस विकल्प का चुनाव करेंगे उस पुस्तक के राइटर का भी नाम आप लोग बताएंगे दोस्तों। आप लोग ये विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, जितने लोगों का ये विकल्प के लिए उत्तर आ गया है, आप लोग तेजी से राइटर का नाम बता दीजिए। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? किसने लिखा है हिंद स्वराज? अब आप लोग उत्तर नहीं देंगे। चलें, तो जो लोग इसमें एम के गांधी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपका हिंद स्वराज। बाकी द ओरियन हो गया, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेदांत जो है, ये तीनों पुस्तकें जो है आपके तिलक जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो आप लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, अगला प्रश्न आपको दिया है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्श केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार पूछा है आपसे। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, या आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तेजी से उत्तर करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर एम के गांधी के लिए आया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोग वीडियो अपनी रिफ्रेश कर लेते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग काफी, चलिए, आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास जो है वो अब 14 तारीख से, यानी रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी। रक्षाबंधन तक जो है दोस्तों उसको आपके ज्योग्राफी की क्लास पे जो है वो नए तरीके से थोड़ा सा कार्य कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्योग्राफी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के और अच्छे से आप लोगों को कराऊं, जो आपके परीक्षा में अधिक से अधिक आपकी सहायता कर सके। चलें, तो आप सभी लोग इस प्रश्न में जा रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य का विवाद जो है, यह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विषय है। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों जी। अगला दिया है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति और न्यायिक नीति। आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। कल आप लोगों को कराया था प्रश्न मैंने मैराथन क्लास में। मंडल सिद्धांत के लिए उत्तर करिए दोस्तों। तो इस प्रश्न में भी आप लोगों का विदेश नीति के लिए उत्तर आ रहा है, कहीं कुछ करना ही नहीं है, बी विकल्प के साथ जाएंगे। और व्याख्या आज नहीं का ज़्यादा जरूरत, जहाँ पे आप लोगों को किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा आप लोग एक बार हमसे जो है वो पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अनावश्यक इन प्रश्नों को कई बार मैंने करा दिया है, तो व्याख्या हर बार करना जरूरी नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। कम से कम समय में आप जो है वो अपने पेपर को देख लें, मेरा उद्देश्य है बस इतना सा। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों,
कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? आप लोगों को बताना है दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध की गई थी? आपको 93वां दिया है, 86वां दिया है, 91वां दिया है और आपके 92वां संविधान संशोधन दिया है। तेजी से उत्तर करें इसमें से किसी एक विकल्प का। चलें, संविधान संशोधन और संविधान संशोधन बिल की भी बात बता दीजिए। एक बार आपसे पूछा गया है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के आयु की बच्चों की जो अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है उसका बिल नंबर क्या था? तो आप लोग संशोधन के लिए बात कर रहे हैं 86वां, तो ये 86वां संशोधन जो है वो किस नंबर के बिल के साथ प्रस्तुत किया गया था, यानी उसका बिल नंबर बता दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों, कई बार मैंने आप लोगों को सेशन में क्लियर किया है कि जब किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको जो है दोस्तों बिल कहा जाता है, और जब वो पारित हो जाता है तब वो जो होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक बनता है। चलेंगे, तो बिल नंबर आप लोग बताएंगे। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 21A में आपके जो है वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको जो है दोस्तों ये दिया गया है। बाकी मैं आपसे बिल नंबर पूछ रहा हूं कि कौन सा बिल नंबर जो था दोस्तों जो 86वें संविधान संशोधन के रूप में सूचीबद्ध हुआ था। चलें, चलिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब बिल की बात पूछी पूछी जाए तो आप 93 का चुनाव करिएगा। एक बार प्रश्न पूछा गया है आपके टीजीटी के ही एग्जाम में कि ये कौन सा बिल था, तो 93वां बिल था। संशोधन कौन सा था? तो जब 93वां बिल जो है दोस्तों संशोधित, जब संसद ने इसको स्वीकार किया तो इसको जो है नंबर दिया गया 86वां, क्योंकि इसके पहले 85 संशोधन सफलतापूर्वक हो गए थे, तब इसको नंबर 86वां दिया गया। बिल ये 93 नंबर का था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका एक एक लाइक जो है वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग दोस्तों सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है, आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। लेवियाथन में जो है आप सभी को पता है दोस्तों, इन्होंने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। राज्य शब्द के स्थान पे कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है। और उस कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या है दोस्तों? आप लोगों को चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हुए अपना उत्तर करना है। चलें, चलिए तो कॉमनवेल्थ शब्द में जो है इन्होंने समाज को भी शामिल कर दिया था, आपके राज्य को भी शामिल कर लिया था, सरकार को भी शामिल कर लिया था, और इन सभी के सामूहिक रूप को जो है वो आपके कहा था कॉमनवेल्थ आपके हॉब्स महोदय ने। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके कॉमनवेल्थ में आपसे यदि पूछा जाए कि हॉब्स के कॉमनवेल्थ में कौन कौन सम्मिलित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे समाज, राज्य, सरकार, सामूहिक रूप से जो है वो तीनों सम्मिलित हैं। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न को सिर्फ भाषा बदल के आप लोगों से पूछा जाता है कई बार, और बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती कर देते हैं। चलिए, जूली जी कम से कम 5 बार कहने के बाद आप यदि लाइक कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप तो नियमित रूप से, जो लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहते हैं उनको तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए। चलिए, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? आपको दिया है यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम। आधुनिक दलीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? तेजी से उत्तर करिएगा। चलें,
चले दोस्तों, तो जो लोग इसमें इंग्लैंड की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड में जो है आधुनिक दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 2 दल हैं इंग्लैंड में, कौन कौन से, कमेंट करके बताइए एक बार। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति जो है वो ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत जो है अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है? चले, टोरी पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है, समाप्त हो गई इंग्लैंड से। चलें, उत्तरदायित्व तो आप लोगों को बताना है दोस्तों। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत जो है अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी विकल्प के लिए आप लोग अपना उत्तर चुनेंगे। आप सभी का उत्तर जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। सी विकल्प का चुनाव ना करें। ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व जो होता है वो ग्राम सभा के प्रति होता है। ग्राम सभा के द्वारा ही जो है वो इसको इनको निर्वाचित किया जाता है और इनका उत्तरदायित्व जो होगा वो ग्राम सभा के प्रति ही होगा। चलें, अगला दिया है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्य को क्या कहते हैं दोस्तों? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य या सर्वोदय राज्य? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, चलें, तो जो लोग इसमें कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम सामाजिक सुविधाओं की बात की जाएगी तो कल्याणकारी राज्य के द्वारा जो है ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति को जो है वो अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। समाजवादी व्यवस्था में जो है दोस्तों समान आर्थिक वितरण की बात की जाती है। पुलिस व्यवस्था की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें नियंत्रण को जो है वो प्रभावी बनाया जाता है। नियंत्रण इसमें जो है वो आपके प्रभाव में रहता है। सर्वोदय की बात करेंगे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इसमें कुटीर उद्योगों को जो है इसमें स्थान दिया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे, आपके कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत होता है वो अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करने के आधार पर इसको देखा जाता है। चलेंगे, और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक दिन जो है वो, चलिए जय महाकाल, जी आर्क विशक टेम्पल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ध्यान में आया था जी, इंटरव्यू में एक बार जो है वो प्रश्न पूछा गया कि कल्याणकारी राज्य की भावना की यदि बात किया जाए या कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की बात की जाए तो इंटरव्यू में जो है वो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया कि जो कल्याणकारी शब्द है या जो कल्याण शब्द है इसमें जो है दोस्तों एक चीज छुपी हुई है और वो छुपी हुई है निस्वार्थ भाव से आपका सहयोग। कल्याण तभी कहा जाएगा यदि आपसे कहा जाए कि आप जो है आपने कल्याण किया किसी का, तो कल्याण तभी कहा किया जा सकता है दोस्तों जब आप निस्वार्थ भाव से किसी का सहयोग करेंगे। तो इंटरव्यूअर ने ये समझाते हुए उनसे पूछा कि क्या कल्याणकारी राज्य जो है वो नागरिकों से सहयोग चाहता है या सिर्फ जो है वो माफ करेंगे सहयोग चाहता है या नहीं चाहता है। तो आप लोग भी बता दीजिए अपना वर्जन कि आप लोग क्या मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम जो है वो सहयोग की बात की जाती है, तो क्या राज्य जो है वो व्यक्तियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता है या नहीं करता है। चलें, अगला प्रश्न आपको दिया है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पे, स्वायत्तता पे, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पे और पसंद की स्वतंत्रता पे। साथ में आप लोग दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं
कम से कम 2 नाम आप लोग हमें बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि चाहता है। तो फिर जो है ये, क्या इसको कल्याणकारी कहना उचित है या नहीं है, ये प्रश्न के अलावा हम लोग बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न उनका था कि इसको कल्याणकारी कहना उचित है या नहीं है। यदि आप सहयोग की भावना रख रहे हैं, आप किसी का सहयोग तब कर रहे हैं जब आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आपका सहयोग करेगा, तो ये कल्याण नहीं हुआ। तो क्या आप राज्य को कह सकते हैं कि राज्य को कल्याणकारी कहना उचित है? चलिए, आप इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। चलें, बिल्कुल। तो आप सभी लोग नकारात्मक जो है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। सभी लोगों का उत्तर जो है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग दोस्तों हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। और आपके जेएस मिल, लाइजिया बर्लिन, ये सारे लोग जो है दोस्तों, डी टाकविले हो गए, एक्टन महोदय हो गए, ये सभी लोग आपके नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। बिल्कुल सही लोग, आप लोगों का उत्तर जाएगा दोस्तों। आपके फ्रीडमैन भी बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की, स्पेंसर महोदय भी बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। चलेंगे, तो आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे। इंटरव्यू में दोस्तों देखिए, मेन चीज, एक चीज बताऊं इस प्रश्न को, जो है वो, अब चूंकि वो प्रश्न आया तो मुझे ध्यान आ गया। इंटरव्यू में जो है ना, आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता है। आप इस पे अपना कोई भी मत दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जी नहीं, कल्याणकारी नहीं है। जो है, यदि हम लोग जो है शाब्दिक अर्थ के हिसाब से जाएंगे, तो शब्द के अर्थ के अनुसार जो है वो राज्य कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि राज्य जो है वो सहयोग की अपेक्षा करता है। लेकिन इंटरव्यूअर जो चाहता है वो ये चाहता है कि जिन विचारकों को आपने पढ़ा है, जिन अवधारणाओं को आपने पढ़ा है, उस पर आपका स्टैंड क्लियर है या नहीं है। यदि वो आपको आपके स्टैंड से बदल देता है तो आपका नंबर वहां पे माइनस हो जाता है। यदि जो है दोस्तों आपने पढ़ा है कि कल्याणकारी राज्य जो है ये उचित है, तो आप जो है दोस्तों हमेशा उचित पे टिके रहेंगे। आप कभी नहीं कह सकते कि जो है वो आपका कल्याणकारी राज्य अनुचित है। यदि आपने पढ़ लिया कोई चीज़, किसी भी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपने किसी चीज़ को पढ़ा है कि अनुचित है, जैसे मार्क्स जो है वो राज्य की बुराई करता है, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपको जो है वो फंसाने का प्रयास करेगा, राज्य के गुणों को वो गिनाने लगेगा। लेकिन जब आपसे मार्क्स के संबंध में बात की जा रही है, तो आप किसी भी स्थिति में मार्क्स को गलत नहीं ठहराएंगे। आपको हमेशा मार्क्स का जो है, मार्क्स को डिफेंड करना पड़ेगा। चलेंगे, तो इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, तो आप लोग इसमें संघीय शब्द का आप कहीं पर भी आपके जो है वो संविधान में की प्रस्तावना में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे यहाँ जो है वो संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों के संघ की बात की गई है, संघीय शब्द की, फेडरेशन की बात नहीं की गई है। यूनियन शब्द है या राज्यों का संघ है? आपका उत्तर जो है दोस्तों डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जब संघीय शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य की स्वायत्ता इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम यूनियन की बात करते हैं, संघीय के साथ, माफ करेंगे, राज्य की स्वायत्ता, जी बिल्कुल, स्वायत्ता भी जुड़ी हुई है। और संघीय के साथ जो है दोस्तों एक चीज और जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा है समझौता। संघ जो है वो समझौते के माध्यम से संघीय अवधारणा को, यानी फेडरलिज्म को जो है हम लोग समझौते के माध्यम से स्वीकार करते हैं। लेकिन यूनियन में जो है दोस्तों कोई समझौता नहीं है। यूनियन, जब हम लोग भारत में, कोई राज्य जो है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। अमेरिका में कोई भी राज्य जो है वो स्वतंत्र हो सकता है केंद्र से, लेकिन भारत का कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राज्यों का संघ कहा गया है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। चलें, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन जो है पद मुक्त कर सकता है? उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना है। चलिए, उपराष्ट्रपति को हटाइए, कौन हटाएगा बताइए? पद मुक्त कर सकता है कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा, या निर्वाचन आयोग? तेजी से उत्तर करें।
इंटरव्यू दोस्त आप लोग बीच बीच में आप लोग उत्तर देते रहिए, लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो पूरा आपके कॉन्फिडेंस का, आपके स्टैंड का गेम है। इंटरव्यू में अब चूंकि जो कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपसे फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू का वास्तविक जो अर्थ है दोस्तों वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है कि यदि आप इसको ए मान रहे हैं, या मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये यू है, यदि आपने एक बार इसको यू कह दिया है तो अब आपको हर स्थिति में इसको यू ही स्वीकार करना है। किसी भी स्थिति में जो है दोस्तों इसको आप बाल्टी नहीं स्वीकार कर सकते, किसी भी स्थिति में इसको गिलास नहीं स्वीकार कर सकते। आपको अपने स्टैंड को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप सही हैं तो, यदि सही नहीं है तो जबरदस्ती आपको लड़ना भी नहीं है। यदि आप क्लियर नहीं है तो सीधे कह दीजिए सर माफी चाहता हूं, इसके बारे में मैं और पढ़ना चाहूंगा और जानकारी इकट्ठा करना चाहूंगा। लेकिन यदि आप क्लियर हैं तो आप यू को यू कहिए, अडिग रहना है आपको। चलिए, उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगा दोस्तों, उत्तर करिए तेजी से। चलें, चलें तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर इनको निर्वाचित भी करती हैं और इनको जो है दोस्तों संकल्प पारित करके हटा भी सकती हैं। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है। मार्क्सवादी से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं होगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, यादात्म्य। आप लोग यादमात्म्य, आप लोग अपना उत्तर तेजी से चुनने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें, चलें तो आप सभी लोगों का उत्तर इसमें आ रहा है दोस्तों, मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आपके यादमात्म्य का, आपके इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सभी सभी चीजें जो हैं दोस्तों आपके मार्क्सवाद से संबंधित हैं। लेकिन आपके यादमात्म्य जो है दोस्तों ये आपके मार्क्सवाद से संबंधित ना होके इसका संबंध जो है वो आपके आदर्शवाद से है। चलें, जी, इसका मूल आप लोगों को जो है दोस्तों वो आदर्शवाद में देखने को मिलेगा। फिर आपके जो है उदारवादी भी इसको स्वीकार करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इस चीज को लेके विवाद है। चलें, तो आपसे इसमें ये आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, जो डिस्प्यूटेड जो चीजें हैं वो आपसे पूछी नहीं जाती हैं। आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलिए, अब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग काफी जो है वो स्लो हो गए हैं लग रहा है। तेजी से चलते हैं थोड़ा सा। क्योंकि हम लोगों की 1 घंटे की क्लास हो गई है और अभी हम लोग जो है वो काफ़ी पीछे हैं। चलिए, अ, किसी प्रांत के राज्यपाल को आपको बताना है दोस्तों कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में, आपका कौन सा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए तेजी से उत्तर करिए, 10 सेकंड में, मात्र मात्र 10 सेकंड में, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं होगा दूंगा दोस्तों आप सभी लोगों को। चलिए, तो कुछ निश्चित मामलों में जो है दोस्तों इनको विशेषाधिकार दिया गया है, सभी मामलों में इनके पास विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन इनके पास जो विशेषाधिकार है वो केंद्र और राज्य के बीच तनाव का जो है वो कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। आपके डॉक्टर अम्बेडकर के जो का राजनीतिक दर्शन है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आप लोगों को पहलू बताना है। कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय। तेजी से उत्तर करेंगे 10 सेकंड में। चलें, अब स्पीड बढ़ाऊंगा, स्पीड स्लो नहीं रखनी है अब।
ये सारे प्रश्नों पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जहां जरूरी होगा वहां व्याख्या भी आप लोगों को दे दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले जो है आप लोग इसमें सामाजिक न्याय के लिए अपना उत्तर चुन लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक दर्शन जो है वो सामाजिक न्याय पे आधारित है, क्योंकि समाज में जो है वो विभिन्न स्तर के लोग पाए जा रहे थे, जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे समाज जो है वो बटा हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस रीढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं किसका अर्थ होता है दोस्तों? परमादेश का, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, प्रतिषेध का, या आपके जो है दोस्तों अधिकार प्रेक्षा का? चलिए तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। हम आदेश देते हैं। चलें, बहुत ही बढ़िया। 42 नंबर के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं है, बादल गरजने दीजिए। हम आदेश देते हैं जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये परमादेश, इसका परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों हम आदेश देते हैं। ए विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा जाता है सशरीर प्रस्तुत करो। प्रतिषेध में जो है दोस्तों प्रतिबंध लगाया जाता है, कहा जाता है कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया, नहीं प्रतिबंध की बात की जाती है। अधिकार प्रेक्षा में जो है दोस्तों पूछा जाता है कि आपका क्या अधिकार है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका परमादेश जो है हम आदेश देते हैं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है दोस्तों? हेनरी मैन, एक्टन, हाबहाउस और मील। तेजी से उत्तर करेंगे 10 सेकंड में। सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, मात्र 10 सेकंड का समय लेके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, कोई एक आध प्रश्न छूट गया होगा आप लोग उसके लिए। जी बिल्कुल, घटिया दर्शन किसने कहा है दोस्तों? तेजी से उत्तर करें सभी लोग। तो सबका उत्तर ए विकल्प के लिए आ रहा है सर, हेनरी मैन। आपका उत्तर हेनरी मैन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग हेनरी मैन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, या आपके दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए जो है किसी देश का एग्जाम्पल बता दीजिए। चलें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है इसमें, उसके आधार पे जो है इसका सैद्धांतिक आधार है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, शक्तियों का पृथक्करण। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को जो है दोस्तों 2-3 दिन पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कराया, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्य से संबंधित है? आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल यूएसए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 12वीं अनुसूची किसके कार्य से संबंधित है? तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, चलें, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों आप सभी को पता है नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है। सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख जो है वो आपके 12वीं अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावयवी है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। 46 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। और कल की जो आप लोगों की 200 नंबर की क्लास होगी दोस्तों, उसको आप लोगों को ऐतिहासिक बनाने में मेरा सहयोग आप सभी लोगों को करना है। कल हम लोग जो है कम से कम 200 लोग लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। उसमें
और ये जो है दोस्तों टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग पूरा कर सकते हैं। उसके लिए मात्र आप लोगों को एक कार्य करना होगा। यदि आप कर सकते हो दोस्तों तो आप लोग जो है वो चैनल का लिंक या किसी वीडियो का लिंक आप लोगों को जो है दोस्तों अपने स्टेटस के रूप में एक बार एक दिन के लिए आप लोग रख लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करते हुए आप लोग जो है दोस्तों एक छोटा सा मैसेज जरूर लिखेंगे सेशन से जुड़ने के लिए। चलिए, तो इस प्रश्न में दोस्तों जो लोग बी विकल्प का चुनाव करेंगे, राज्य एक मानवकृत संस्था है, आप लोगों का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि मानव ही जो है दोस्तों समझौते के माध्यम से राज्य को उत्पन्न करता है, समझौता करके राज्य को जो है वो राज्य का निर्माण करता है, राज्य में प्रवेश करता है। चलिए, आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? चलिए जी बिल्कुल, तो दोस्तों आप लोग उत्तर करेंगे लोक शिकायत से संबंधित कौन सा नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, रमाशंकर जी का स्टेटस मैंने देखा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो इसमें जो है दोस्तों योजना आयोग जो अब समाप्त हो चुका है 1 जनवरी 2015 के बाद से योजना आयोग आपका कार्यरत नहीं है। लेकिन ये जो है दोस्तों योजना आयोग के स्थान पे जो क्या आ गया, अब आपका आ गया दोस्तों नीति आयोग। और नीति आयोग या योजना आयोग जो है दोस्तों लोक शिकायतों के लिए नहीं बना है। नीति आयोग जो है दोस्तों अब एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, आप सभी को पता है। लोक शिकायत सुनने का कार्य जो है लोकायुक्त का है, आपके हाई कोर्ट का है, आपके सुप्रीम कोर्ट का है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न छूटा तो नहीं? चलिए, छूटा था। सदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? द्विसदनवाद आप लोगों को बताना है दोस्तों, किसकी जो है वो अनिवार्य विशिष्टता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, संसदात्मक व्यवस्था की, संघात्मक व्यवस्था की या एकात्मक व्यवस्था की? तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, आप लोग मुझे भेजे या ना भेजे, यदि आप लोग ईमानदारी से सब लोग जो है दोस्तों, अब जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं इसमें 90% जो है वो आपके 95% लोग जो है वो रेगुलर वाले हैं। तो रेगुलर वाले मेरे लिए कम से कम इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं दोस्तों। मैं नियमित रूप से आपके लिए एक फिक्स टाइम पे आप लोगों के लिए सेशन लेके उपस्थित होता हूँ। रोज प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने का मिल जाए। तो चलिए, जो लोग इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे होंगे, चलें, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के लिए जो है दोस्तों आपके द्विसदनी व्यवस्था जरूरी नहीं है, क्योंकि चीन में जो है आपको जो है दोस्तों द्विसदनी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो है दोस्तों संघात्मक शासन, जहां पे शासन जो होगा वो केंद्र और राज्य दो स्तर पे, केंद्र और राज्य दो स्तर पे जहां पे जो आपको शासन देखने को मिलेगा उसको हम लोग जो है दोस्तों संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और इन दोनों को जो है वो कार्य करने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है, उच्च सदन और निम्न सदन। आप लोग इस प्रश्न में जो होगा सी विकल्प के साथ जाइएगा, जो लोग सी विकल्प का चुनाव करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है और आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करिएगा, लाक का क्या विश्वास है दोस्तों? चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है चुनाव करेंगे कि विद्यमान कानूनों से जो है वो बधा हुआ है, तो बिल्कुल आपका उत्तर जो होगा सही हो जाएगा दोस्तों। लाक महोदय का कहना था यदि हम संविधान को स्वीकार करते हैं और एक संविधान वाला जो देश है दोस्तों कभी भी
पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान के जो कानून है उसकी संप्रभुता को क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, या इसको जो है दोस्तों बाधे रखते हैं। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है वो दिया, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रस्तावित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से नहीं है। आप लोगों को बताना है दोस्तों सप्तांग सिद्धांत किन किन भारतीय जो है विचारकों ने दिया, और आपको जो दिया है स्वामी, पुरोहित, पुरु और कोस, इसमें कौन सा जो है दोस्तों आपके भारतीय विचारकों के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, जी बारिश शुरू हो गई है कई जगहों पे उत्तर प्रदेश में। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो लोग इसमें दोस्तों पुरोहित की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य के सप्तांग सिद्धांत में जो है वो पुरोहित को स्वीकार नहीं किया गया है। चलिए, स्वामी हो गए, पुरु हो गए, कोस हो गए दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको अमात्य देखने को मिलेंगे, दुर्ग देखने को मिलेगा, जनपद देखने को मिलेगा, दंड मिलेगा आपको जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, और मित्र। चलिए, मनु और कौटिल्य, जी मनु और कौटिल्य दोनों ने जो है वो सप्तांग सिद्धांत की बात की है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको जो दिया है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों वीडियो को तेजी से आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया है दोस्तों। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। 10 बार कराया हुआ स्टेटमेंट है, 10 सेकंड में उत्तर करिएगा। संविधान के बिना राज्य राज्य नहीं, अराजकता का साधन है। माफ करेंगे, अपितु अराजकता का साधन है। चले, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग उत्तर करें इस प्रश्न के लिए दोस्तों। किसने कहा है? चलें, तो जो लोग जेलिनेक की बात कर रहे होंगे दोस्तों उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जेलिनेक महोदय ने कहा था दोस्तों कि संविधान के बिना राज्य जो होगा वो राज्य नहीं रह सकता। आपकी इसमें अराजकता होगी, सिर्फ और सिर्फ अराजकता। तो आप संविधान और अराजकता 2 शब्द को याद रखेंगे दोस्तों कि संविधान के बिना राज्य में अराजकता होगी। किसने कहा था? जेलिनेक ने कहा था। चलिए, इन्होंने जो जेल बनाया था जेलिनेक महोदय ने, इनका मानना था कि अराजकता और संविधान का संबंध है। यदि संविधान होगा तो अराजकता नहीं होगी, संविधान नहीं होगा तो अराजकता होगी राज्य में। सी विकल्प के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, और आपको उपयुक्त सभी। तेजी से उत्तर कर दीजिएगा 10 सेकंड में। चलें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ में यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलें, तो इस प्रश्न में आप जो है सभी का चुनाव कर लीजिएगा, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमित शासन भी जो है दोस्तों संविधान के द्वारा ही जो है दोस्तों शासन को सीमित किया जाता है, आप सभी को पता है। यदि सीमित नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति के अधिकारों का जो है वो हनन राज्य करने लगेगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा जो है वो की जाती है, बिल्कुल की जाती है। आपके संविधान के माध्यम से ही ये रक्षा की जा सकती है, बिना संविधान वाले देश में जो है वो रक्षा संभव नहीं है।
चलिए, व्यक्तियों के अधिकारों की जो है वो सुरक्षा की गारंटी जो है वो संविधान देता है अपनी न्यायपालिका के माध्यम से। तो सभी जो होंगे ये आपके विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। डी विकल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यह कौन निश्चय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? आप लोग उत्तर करेंगे, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। चलें, चलिए तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा का जो है वो इसमें वित्त विधेयक के संदर्भ में, आपके धन विधेयक के संदर्भ में जो होता है दोस्तों, आपका पावर इनके पास ज्यादा होता है। यही निश्चय करेंगे दोस्तों कोई वित्त विधेयक जो है वो आपका, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। जी बिल्कुल, वित्त विधेयक या धन विधेयक कुछ भी डिसाइड करना हो, लोकसभा स्पीकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व तो नहीं है? 10 सेकंड में उत्तर करिए। संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक संसाधनों में विश्वास। चलें, राजनीतिक दल के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग। जी बिल्कुल, फास्ट ही कर रहा हूं। चलें, तो जो लोग इसमें विदेशों द्वारा मान्यता को चुनेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों कि विदेशों द्वारा मान्यता हो। राजनीतिक दल को जो है वो मान्यता आपके देश में, आपके विभिन्न राज्यों में जो है उनके मतों के आधार पर दिया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? आप लोग बताएंगे। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाहन मजदूरी, और आपको जो है वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तेजी से उत्तर कर देंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलिए, तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, अनुच्छेद 25 यदि आपने पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 25 में जो है दोस्तों आपको अबाध रूप से अपने धर्म को मानने, आचरण करने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 25 जो 25 है ये किसका भाग है? तो अनुच्छेद 25 जो है आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, मूल अधिकार का हिस्सा है। ये डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है। ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तेजी से उत्तर करना है। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, टैगोर और नेहरू। अरे इस साल नौकरी ले लीजिए, एक साल धान नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इतना पैसा देती है कि चावल खरीद के खा सकते हैं। चलिए, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, टैगोर और नेहरू। गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। तेजी से उत्तर करें। चलें, तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी का चुनाव करेंगे, स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? लोक संप्रभुता के लिए उत्तर करना है। हॉब्स, लॉक, रूसो और मिल आपको दिया है। चारों में से एक को चुन लीजिए और उत्तर करने का प्रयास करिएगा। समय शुरू हो गया। 10 सेकंड में मात्र उत्तर करना है आप सभी लोगों को। मात्र 10 सेकंड में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। रोज रात के 9 बजे से 11 बजे तक हमारे साथ जुड़ के संविधान के जो है वो आपके राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न, राजनीतिक अवधारणाओं, राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करिए और अपनी तैयारी को जो है दोस्तों एकदम मजबूत बनाइए कि आपको जो है परीक्षा में कहीं कोई किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। आप लोग इस प्रश्न में दोस्तों तेजी से उत्तर करेंगे। रूसो ने जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता की बात की थी, उसी को जो है लोकप्रिय संप्रभुता को लोक संप्रभुता भी कहा जाता है। तो आप लोग इसमें रूसो के लिए जाएंगे। उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, नौकरी मिल जाएगी तो कुछ भी खा सकते हैं दोस्त। काला नमक खाइए, जो है बासमती खाइए या मोटका भात खाइए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, लेकिन वो नौकरी सिर्फ पैसा बैंक में जमा करने के लिए करते हैं। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार
को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार किसने माना है? प्लेटो, बेंथम, हाब्स और बर्क दिया है। तेजी से उत्तर करिए। चलिए, चलें सभी लोग उत्तर करेंगे। तो इस प्रश्न में जो लोग हॉब्स की बात करेंगे, हॉब्स और लॉक दोनों जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। इस प्रश्न में आपको हॉब्स का चुनाव करना है। उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? उत्तर करना है अनुच्छेद 40, 37, 42 और 45। तेजी से उत्तर करें, 15 सेकंड में मात्र। चलें, चलें। जी, मोटे वाले चावल को जो है वो भात कहा जाता है। सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वांचल में। पूर्वांचल में थोड़ा सा ज्यादा लोकप्रिय है भात। चलें, तो आपको सभी को पता है दोस्तों, आर्टिकल 37 जो है इस बात का प्रावधान करता है कि आप जो है दोस्तों डीपीएसपी को जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये राज्य के ऊपर है कि उसको जो है वो लागू करवाने का प्रयास करेगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, राज्य में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते हैं? आपको दिया है साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, उपरोक्त सभी। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद सहित बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपके इन विषयों से संबंधित जो है वो राज्यसभा में। चलिए, राज्यसभा तो दे दिया है, तो राज्यसभा में आपके कितने सदस्यों का मनोनयन होता है और किस अनुच्छेद से होता है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। अनुच्छेद और साथ में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? चलें, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो उपरोक्त सभी का तो चुनाव आप लोग सभी लोग कर रहे हैं। अनुच्छेद किसी ने नहीं बताया है। आर्टिकल 80(1) यानी आर्टिकल जो है 80 सब आर्टिकल 1 में जो है वो इस बात का प्रावधान किया गया है कि 12 व्यक्तियों को जो है दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों से चुन के और राष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा के लिए मनोनीत करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। किसने कहा था दोस्तों कि दोनों एक साथ रहेंगे तो लड़ेंगे? चलिए, मतलब साथ साथ नहीं रह सकते कौन कहता है? डायसी कहता है, एक्टन कहता है, बर्लिन कहता है, या आपके डरकिन के द्वारा किसने कहा था दोस्तों? चलें, चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में आना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों स्वतंत्रता और समानता जो है वो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। ये आपके लॉर्ड एक्टन महोदय का कहना है दोस्तों। दोनों साथ रहेंगे तो क्या होगा? या तो आपकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी या तो आपकी समानता प्रभावित होगी। दोनों को जो है एक साथ रखना उचित नहीं है। चलें, आपका उत्तर बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दो औरतों को एक साथ जैसे नहीं रख सकते, वैसे ही स्वतंत्रता और समानता को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि जो है दोस्तों दोनों लड़ जाएंगी आपस में। चलें, अगला प्रश्न दिया है कि यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो उसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? सत्रावसान हो गया है तब उसे कौन आहूत कर सकता है दोस्तों? आप लोगों को अध्यक्ष दिया है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तेजी से उत्तर करें सभी लोग। चलें, चलें, तो जो लोग इसमें राष्ट्रपति की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे।
अगला दिया है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई है। आप लोग बताएंगे दोस्तों। चलें सभी लोग उत्तर करेंगे। 89वां संशोधन, 90वां संशोधन, 91वां संशोधन, 92वां संशोधन। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 4 लाइक जो है वो 4 लाइक की और आवश्यकता जो है अभी फिलहाल के लिए है। बाकी आप लोग लाइक्स जो है वो दिल खोल के किया करिए, जो लोग बाद में भी देखते हैं दोस्तों। लेकिन अभी जो है आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस संविधान संशोधन में, चलिए 91 के लिए सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। तो जो लोग इसमें 91वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन जो है वो आपके जो है वो कुल मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो 15% से नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में 91वें संविधान संशोधन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, प्रधानमंत्री सहित या मुख्यमंत्री सहित, ध्यान रखिएगा इस 15% में जो है ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलें, कुछ बेवकूफ़ों का कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या? यदि आप लोगों के पास इनका कोई परमानेंट इलाज हो तो मुझे ज़रूर एक बार आप लोग बता देते। चलें, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग बताएंगे, और कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए ये जरूर बता के जाइएगा, आप सभी लोगों से निवेदन है। चलिए, आप लोगों के प्रश्न जो है वो गलत कितने हुए, 2, 4, 5, आप लोग उसके लिए कमेंट करिए सभी लोग। बाकी यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात है आपके मन में जो आप हमसे करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी। नियमित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को हर रोज़ मेरा प्रयास होता है दोस्तों कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा बता दूं या कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे दूं जो आपके परीक्षा में आपके काम आ जाए। रोज एक ही सोच के साथ आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। चले, बहुत ही बढ़िया। देवा भाई पटेल जी 10 में से 9 सही किया है, तो बहुत अच्छा है। चलिए, DFF मनोज जी, DFF पूरा लिख दीजिए ना, मैं इतना जो है वो शॉर्टकट में समझ नहीं पाता हूँ। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलें जूली जी, बहुत बढ़िया। ये 3 की भी गुंजाइश नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग एक चीज समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आपके यानी रिपीटेड सवाल जो भी आपके पेपर में आएगा दोस्तों, उसमें एक भी सवाल के गलत होने का सीधा सा मतलब है कि आप यदि एक ऐसे सवाल को गलत करते हैं जो रिपीटेड नहीं है, तो आप 10, 20, 50 या 100 लोगों से पीछे जाएंगे। लेकिन एक रिपीटेड सवाल को यदि आप गलत करते हैं तो आप हजारों लोगों से पीछे जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। चलें, चलिए ज्योति जी, कोई बात नहीं है। जिन प्रश्नों को नहीं देखा होगा उसको बाद में देख लीजिएगा। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में, कल आप लोग जो है 200 नंबर की हमारी क्लास होगी, और 200 नंबर की क्लास में कम से कम 200 लोग होने चाहिए दोस्तों। आप लोग उसके लिए थोड़ा सा सहयोग कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को बताया है कि सभी लोग जो है एक दिन के लिए स्टेटस आप लोग लगा लीजिए लाइव स्टडी इलाहाबाद के नाम का, इतना आप लोग कर सकते हैं। एक दिन के लिए आप लोग अपने स्टेटस में स्थान तो दे ही सकते हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद को। जो जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, 200 दिनों से लगातार करते आ रहा हूँ,
बिना जो है दोस्तों एक आध दिन कभी कोई समस्या हो गई हो, कोई तकनीकी समस्या आ गई हो, कोई जो है वो स्वास्थ्य से संबंधी समस्या आ गई हो, तो एक आध दिन मैंने कभी बीच में बंद कर दिया होगा। लेकिन जो है दोस्तों इस 200 दिन में कभी भी आपकी क्लास 2-3 दिन से ज़्यादा लंबी बंद नहीं हुई होगी। निशा जी IR भी कराऊंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। 2 दिन का जो हमारा सोमवार और मंगलवार का समय होता है वो प्रीवियस ईयर का पेपर का होता है। देखिए आप लोगों के लिए सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों से जो है दोस्तों कम से कम जो आपके पेपर में सवाल आपके 30 से 40% सवाल आपके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। 30% तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि आप लोगों के सभी प्रश्न तैयार रहो, प्रीवियस ईयर के भी तैयार हों। टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूं, तो एक टॉपिक के क्रम से लेके आप लोगों को चल रहा हूं। आपके सारे टॉपिक को कराऊंगा, एक एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, चाहे वो आपके TGT का सिलेबस हो या PGT का सिलेबस हो। सर कल के क्लास की टाइमिंग क्या है? संदीप जी 9 बजे है टाइमिंग। टाइमिंग 9 बजे है, 9 से 9:15 के बीच में जो है आप लोगों की क्लास को शुरू कर देता हूँ। थोड़ा सा 10-15 मिनट मुझे भी कई बार ट्रैफिक में समस्या हो जाती है। कई बार जो है दोस्तों आने के बाद थोड़ा सा एक चाय पी लेता हूँ आप लोगों की क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी थका रहता हूँ। जी PGT का भी पेपर, अब आप लोगों के TGT का पेपर कराने के बाद से आप लोगों का PGT का पेपर भी कराऊंगा। सारे पेपर कराऊंगा, कोई पेपर छोड़ूंगा नहीं। आप लोग कहेंगे तो नेट JRF का भी करा दूंगा। तो पेपर ओपर के लिए आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी जैसे पेपर जो करा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, सारे पेपर, TGT का पेपर जो है वो आपके नेट का पेपर, आपके PGT का पेपर, इन तीनों पेपर को मिला के दोस्तों कम से कम जब हम लोग पहुंचेंगे सितंबर में, तो सितंबर में मैं आप लोगों को इन तीनों पेपर को मिला के जो है दोस्तों मैराथन क्लास कराऊंगा। और 2 से 3 मैराथन में आपके सारे TGT, सारे PGT और जो है दोस्तों आपके नेट JRF के पेपर, कम से कम 5-5, 6-6 साल के जो लास्ट 5 साल के पेपर हैं उनको तो मैं कंपलसरी आप लोगों को मैराथन क्लास में कराऊंगा। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो है दोस्तों कौन कौन लोग हैं? मनोज जी की बहुत इच्छा है इस बात को जानने की। आप निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में आते हैं तो लेकिन मेहनत करिए, आप जो है वो कोटे के भरोसे ना रहिए। मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा, या जो कोई भी हो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग जनरल की मेरिट को जो है वो उसके लिए फाइट करिए। संदीप जी प्रयागराज तो आता रहता हूँ, प्रयागराज का क्या है? मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मेरे 3 ठिकाने हैं, या तो दिल्ली में रहूँगा, प्रयागराज में रहूँगा, या गोरखपुर में रहूँगा। इन 3 जगहों के अलावा आप लोगों को और कहीं नहीं मिलूँगा, लेकिन इन 3 जगहों पे आप लोगों से ज़रूर मिल जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट टाइम जब भी प्रयागराज आऊँगा आप लोगों को सूचित कर दूंगा, चाय आप लोगों के साथ पीऊँगा प्रयागराज में। आप लोग जगह बता दीजिएगा कहाँ चाय, किसकी चाय पीनी है। अल्लाहपुर में राजू की चाय पीनी है, या गोविंद की चाय पीनी है कारपेंट्री पे, या सिविल लाइन आप लोगों को कॉफ़ी पीना है? जहाँ आप लोग कहेंगे वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। हाँ, तेलियरगंज ना बुला लीजिएगा आप लोग हमको, तेलियरगंज और नैनी नहीं। चलें फिलहाल, चलिए दोस्तों, तो अब जो है सेशन को हम लोग अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं, और अब आप लोगों से कल मिलता हूँ दोस्तों। चलिए, तो कल आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल की संख्या आप लोगों को 200 पहुंचानी है। अब आप लोग कैसे करेंगे आप लोग डिसाइड करें। हर व्यक्ति जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो बूंद बूंद से सागर भरता है। 200 जो है दोस्तों, कोई यूट्यूब पे जहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग हैं वहाँ 200 का टारगेट जो है वो पूरा करना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अब मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।